हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज का लेक्चर क्लास 11 के लिए है और आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये लेक्चर नंबर आपका 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपके साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी को डिस्कस किया है और लेक्चर नंबर 2 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स को, एटम को समझाने के लिए, एटम की प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल दिए हैं। एक एक करके हर एक एटॉमिक मॉडल को हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है एटम में, प्रोटॉन कहाँ होता है एटम में, न्यूट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में लगता है, कई सारी बातें हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल है हमारा एटॉमिक मॉडल में, ये है आपका प्लम पुडिंग मॉडल। और ये प्लम पुडिंग मॉडल आपका दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था ये प्लम पुडिंग मॉडल? आपका जे थॉमसन ने। कब दिया था? 1904 में। 1904 में जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल आपका दिया था। अब क्या होता है प्लम पुडिंग मॉडल में? क्या कहा था कि ये जो आपका एटम है, ये एटम आपका किसके साथ, ये जो एटम है आपका, ये आपका क्या है, वाटरमेलन से इसको कंपेयर किया था। इसको कंपेयर किया था आपका वाटरमेलन को किसके साथ? एटम और वाटरमेलन को कंपेयर किया। अब वाटरमेलन का ये जो रेड पार्ट होता है, ठीक, इसका जो पल्प होता है, ये पल्प को कंपेयर किया जे थॉमसन ने आपका प्रोटॉन के साथ। और इस वाटरमेलन में ये जो आप सीड्स देखते हैं ब्लैक कलर के, ये सीड्स कंपेयर किए गए आपके। सीड्स को किसके साथ कंपेयर किया गया? आपका इलेक्ट्रॉन के साथ। वाटरमेलन जैसा, वाटरमेलन में जिस तरह आपका पल्प है उसी तरह एटम में आपके प्रोटॉन है, और जिस तरह वाटरमेलन में सीड्स हैं उसी तरह एटम में आपके इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये छोटा सा मॉडल था जे थॉमसन का, और ये मॉडल कंप्लीटली फेल कर दिया। क्यों फेल किया गया था? ये फेल क्यों हुआ था? इसका सबसे मेन रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इन्होंने डिफाइन नहीं करी। नो डेफिनेट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, क्या उसकी स्पीड है, मतलब क्या उसकी वेलोसिटी है, कुछ भी यहां डिस्कस नहीं किया था। दूसरा, इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो कुछ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, और स्पेक्ट्रम में भी हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इन्होंने किसी भी तरह के स्पेक्ट्रम की बात नहीं की थी, कोई भी बात नहीं की गई थी इसमें स्पेक्ट्रम की। तो ये जो दो मेन रीजन है प्लम पुडिंग मॉडल के फेल होने के, पहला, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट यहां पर डिस्कस नहीं किया गया, कोई डेफिनेट ऑर्बिट नहीं बताया गया। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नहीं है तो उनका स्पेक्ट्रम भी डेफिनेट नहीं है। स्पेक्ट्रम किस तरह का देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, किसी भी तरह के स्पेक्ट्रम की यहां पर बात नहीं हुई थी। ठीक, तो ये था एक छोटा सा मॉडल जे थॉमसन का। ये सबसे पहला मॉडल था, इसीलिए हमें इसे पढ़ना जरूरी है कि सबसे पहला मॉडल कौन सा था हमारा एटम के रिगार्डिंग।
दूसरा मॉडल रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर स्कैटरिंग करी थी अल्फा पार्टिकल्स की, उसे समझते हैं। दूसरा हमारा मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमें क्या समझ में आता है? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक, और इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी। और अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराने के लिए इन्होंने जिस सोर्स का इस्तेमाल किया था वो सोर्स है रेडियम। और इस रेडियम को आपका रखा गया था एक बॉक्स में, और ये जो बॉक्स था ये था लेड का बना हुआ, लेड बॉक्स। और ये जो आपका रेडियम होता है, यहां नोट डाल के लिख लीजिएगा, रेडियम। रेडियम आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से अल्फा रेस और बीटा रेस निकलती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है इसको सिल्ट इसके से क्रॉस कराया। अब इसमें से जब अल्फा पार्टिकल्स निकले, इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स की रेज निकलेगी। जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक होना शुरू हुए तो कुछ पार्टिकल्स आपका 90 डिग्री पर टर्न हो गए, कुछ पार्टिकल आपके मोर देन 90 डिग्री पर टर्न हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल आपके लेस देन 90 डिग्री पर टर्न हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से आ रहे थे उसी पाथ से वापस लौट गए, ठीक। कुछ आपके 90 डिग्री से ज्यादा पर टर्न हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके मोर देन 90 पर गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री पर टर्न हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके लेस देन 90 पर गए, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट था आपका रदरफोर्ड का। अब इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकल कर आया, क्या समझाया इस गोल्ड प्लेट एक्सपेरिमेंट से या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने? इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग इस पर की, इस गोल्ड फॉइल पर की, तो इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स है उसमें कुछ डेविएशन या डिफ्लेक्शन शो हुआ। और ये डिफ्लेक्शन आपका तीन टाइप का था आपका मेनली। ये जो मोर देन 90 और 90 पर जो टर्न हुए अल्फा पार्टिकल्स, इनको कैटेगराइज किया गया मेजर डिफ्लेक्शन में, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। जो लेस देन 90 थे उनको माइनर डिफ्लेक्शन की कैटेगरी में रखा। और जो अल्फा पार्टिकल्स आपके जिस पाथ से आ रहे थे उसी पाथ से वापस लौट गए, इसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, तो इनको कैटेगराइज किया गया नो डिफ्लेक्शन कैटेगरी में। अब ये जो नो डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जहां से आए थे उसी पाथ पर जो वापस लौटे, तो उसकी वजह से यहां पता चला रदरफोर्ड को कि किसी भी
एटम के सेंटर में कुछ मास अवेलेबल है और ये मास कुछ हैवी मास है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन आया, इस डिफ्लेक्शन में रुकावट आई और जो अल्फा पार्टिकल्स आपके जा रहे थे वो अपने पाथ पर वापस लौट गए। और ये जो मास है वो आपका मास किसी भी एटम के सेंटर में लाई करता है, तभी तो सेंटर पर जो अल्फा पार्टिकल्स पड़े थे वो अल्फा पार्टिकल्स जिस पाथ से जा रहे थे उसी पाथ से वापस आ गए। ठीक, तो यहां इन्होंने बात की थी एटम के सेंटर पे कुछ मास है और ये मास किसका मास है? आपका प्रोटॉन का मास है। क्लियर हुआ? इसको बना लीजिए, फिर आगे समझाते हैं इसे। ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर रदरफोर्ड ने एटम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी, कुछ प्रिडिक्शन किए, कुछ अजम्पशन बताए। अब उन्हें देखते हैं क्या क्या बातें कही थी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो एटम है वो आपका वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है और स्फेरिकल है। वेरी स्मॉल है, स्फेरिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युतीय उदासीन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के साथ क्यों है? क्योंकि ये दो टाइप के चीजों से बना है, दो टाइप के सब पार्टिकल से बना है। पहला जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोटॉन। और जो नेगेटिवली चार्ज है वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये एटम में कहां मिलते हैं? तो जो प्रोटॉन की पोजीशन है ये क्या है? इसके न्यूक्लियस में मिलता है, नाभिक में मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मिलेगा। स्फेरिकल शेप है ये, सर्कुलर भी बोल सकते हैं इसको। प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के साथ मिलेगा, उसके नाभिक में मिलेगा और इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में मिलेगा। ठीक, जैसे ये आपका एटम का ऑर्बिट, यहां आपका प्रोटॉन मिलेगा और यहां कहीं आपका इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर? जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड किसमें? प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट इतना नीचे नजर आएगा, आ जाएगा इधर अभी। तो फोर्थ पॉइंट,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके इक्वल रहेंगे ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहेंगे तभी कोई भी एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा, विद्युतीय उदासीन कहलाएगा। लास्ट पॉइंट जो उन्होंने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकाला था, फिफ्थ पॉइंट जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से डिस्कस किया, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? रिवॉल्व करता है अराउंड द प्रोटॉन, प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे यहां ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन होता है, इसका चारों ओर घूमने की जो प्रोसेस होता है, अब इस प्रोसेस को अगर इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रोटॉन में गिर जाएगा। कोई चीज घूम रही है, ठीक, सर्कुलर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल फिक्स नहीं बताई थी इन्होंने सिर्फ बताया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि प्रोटॉन के अंदर जाकर गिर जाए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? कि दो अलग अलग चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको एक और नया फोर्स जनरेट करके देता है। वो फोर्स कहलाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन के चारों ओर एक रेगुलर सर्कुलर ऑर्बिटल में आपका घूमता रहता है, ठीक। तो ये कुछ बातें थी जो रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमारे सामने निकल कर आई कि जो एटम है वो बहुत स्मॉल है और स्फेरिकल या सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमता रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है? कि ये दो चार्जेस से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाएगा आपका प्रोटॉन और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर? प्रोटॉन कहाँ मिलता है आपका? न्यूक्लियस में, नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिलता है? आपकी ऑर्बिटल्स में। ठीक, बात यहां तक क्लियर हुई कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बहुत छोटा है और सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिटल में, मतलब इसका जो शेप है वो सर्कुलर या स्फेरिकल है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कैसा है आपका? नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन मिलता कहां है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है उसके चारों ओर इस तरह से ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसके बराबर रहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रोटॉन के चारों ओर घूमता है तो कंडीशन यहां ऐसी भी बन सकती है कि ये जो घूम रहा है, घूमते घूमते अपनी एनर्जी लूज करते करते एक टाइम ऐसा आए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक में जाकर गिर जाए, प्रोटॉन से जाकर मिल जाए और एटम ही खत्म हो जाएगा। एटम खत्म हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल जाएंगे, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? कि ये जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है
इनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होने लगता है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जनरेट हुआ ये एक नए फोर्स को जन्म देता है, एक नए फोर्स का बर्थ करता है। वो फोर्स कहलाता है आपका सेंट्रीपीटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपीटल फोर्स की वजह से किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आपके एक फिक्स ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से जाकर नहीं मिलते, इसी वजह से कोई भी एटम आपका खत्म नहीं होता। ये कुछ बातें आपके सामने रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नोट करिए इन्हें। फिर आगे कुछ और चीजें और हैं इसमें कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल कहाँ किया, क्या कमी थी इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, और भी कुछ चीजें हैं, इसे नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया। अब इसके हम देखते हैं डीमेरिट्स या फेलियर क्या क्या थे रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, क्यों ये फेल कर गया। इतना अच्छा मॉडल, ऑर्बिटल्स की बात करी, इसमें दो तरह के फोर्स की बात हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीपिटल। ये बताया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इतनी सारी बातें बताने के बाद भी ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने जो अपने मॉडल में जो बातें बताई थी वो फेल क्यों कर गई। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पहली कमी क्या थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, नोट करेंगे। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी जो होती है उसके बारे में कोई भी बात नहीं की थी। कैसे कि इन्होंने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट में क्या होता है, रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट। पर ये नहीं बता पाए थे कि ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी, किस तरह की ऑर्बिट है, क्या उसका एनर्जी लेवल है, कम एनर्जी लेवल में है या ज्यादा एनर्जी लेवल में है, ऑर्बिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो उन्होंने ऑर्बिट के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब जब ऑर्बिट के बारे में कोई बात नहीं हुई तो एटम की स्टेबिलिटी हम पता नहीं कर पाएंगे कि एटम कितना आपका ज्यादा स्टेबल है या कितना कम स्टेबल है। दूसरी चीज इन्होंने जो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जब रिवॉल्व करेंगे तो ये कुछ एनर्जी निकालते हैं, अपनी एनर्जी एमिट करते हैं, और इस एमिशन की वजह से एनर्जी एमिट हुई है, इस एनर्जी एमिशन की वजह से आपका स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम हम अभी इसी चैप्टर में आगे कुछ वीडियोस में समझेंगे स्पेक्ट्रम क्या है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो एनर्जी है, इसी को डिफाइन करने के लिए स्पेक्ट्रम मिलता है। इन्होंने बात की थी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कभी भी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलता है। ठीक, हमेशा हमें जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके किसी भी ऑर्बिट में घूमता है तो ये हमेशा कैसा स्पेक्ट्रम देता है, हमको लाइन स्पेक्ट्रम देता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता। जब एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम तरह का कुछ भी नहीं मिला, हमें मिला लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहां रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रम को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया, किस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है, किस एनर्जी लेवल पर
किस तरह की रेज हमें मिलेंगी, विजिबल रेज होंगी, इंफ्रारेड होंगी, ये सभी स्पेक्ट्रम में आएंगी, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज यहाँ डिफाइन नहीं हो पाई थी। और दूसरा क्या नहीं बता पाए थे, ये ऑर्बिट के बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की डिमेरिट्स। इन दो चीजों की वजह से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो पूरी तरह से फेल कर गया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद आए नील बोर। अगली वीडियो में हम नील बोर के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें छोटे छोटे कुछ आपको फॉर्मुलेज भी मिलेंगे जिन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।